क्या ऐसा हो सकता है कि जो भयानक हादसा 41 लोगों को एक पहाड़ के अंदर जिंदा दफन कर दे, ठीक उसी हादसे का एक एक वैज्ञानिक पहलू उनकी जान भी बचाने? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम 12 नवंबर 2023 को जो हुआ था उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, वो बड़कुट सिलक्यारा सुरंग का ढहना, जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो यही विरोधाभास सबसे पहले सामने आता है। हाँ, दिवाली की सुबह थी वो। पूरा देश जब जश्न मना रहा था तब ये खबर आई। बिल्कुल। और आप देखिए, 120 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था ये, चारधाम प्रोजेक्ट, और इस सुरंग का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। एक 60 मीटर मोटी मलबे की दीवार खड़ी हो गई थी वहां। बाप रे, 60 मीटर! हाँ, तो बाहर से देखने पर ये पूरी तरह से एक इंजीनियरिंग की हार थी, लेकिन जमीन के गहरे अंधेरे में जो 41 मजदूर फंसे थे ना, उनके लिए पहाड़ के अंदर की वो भूगर्भीय संरचना ही उनके जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह बनी। सही बात है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारा उद्देश्य बस ये जानना नहीं है कि उन 17 दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या हुआ। हमारे पास जो बहुत सी विस्तृत वीडियो रिपोर्ट्स और स्रोत मौजूद हैं, आज हम उनके आधार पर समझेंगे कि इस पूरी घटना के पीछे विज्ञान क्या था, पहाड़ कैसे काम करते हैं, आधुनिक मशीनें कहाँ फेल हो जाती हैं और इसके पीछे की नीतियां क्या थीं। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। इस विश्लेषण में हम जिन स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें सरकारी नीतियों, कुछ रक्षा रणनीतियों और कानूनी दांव-पेचों का भी काफी जिक्र है। तो इस चर्चा का मकसद किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लेना नहीं है, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी। हाँ, एकदम तटस्थ रहना है हमें। बिल्कुल, जो तथ्य और अध्ययन स्रोतों में दिए गए हैं उन्हें बस सामने रखना है, ताकि इस घटना की एक पूरी और साफ तस्वीर मिल सके। ये बहुत जरूरी संदर्भ है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ 41 लोगों के फंसने की नहीं है। ये इंसान की तकनीक, प्रकृति की ताकत और हमारे सिस्टम की खामियों के टकराव की कहानी है। सही कहा आपने। तो स्रोत बताते हैं कि यह हादसा सुरंग के प्रवेश द्वार से करीब 270 मीटर अंदर हुआ था। अब शुरुआत में तो सबको लगा कि शायद कोई भूकंप आया होगा, है ना? या कोई ब्लास्ट गलत हो गया होगा। हाँ, लेकिन स्रोत किसी शीयर जोन की बात करते हैं। तो ये शीयर जोन असल में काम कैसे करता है? हिमालय में निर्माण करना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे रेत के महल के बीच में सुई डालने की कोशिश करना। ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। देखिए, शीयर जोन को समझने के लिए जमीन के नीचे होने वाली हलचल को देखना होगा। पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब वो आपस में टकराती हैं, तो उनके बीच बहुत भारी घर्षण पैदा होता है। फ्रिक्शन। हाँ, और इस घर्षण के कारण उस जगह की जो ठोस चट्टानें होती हैं, वो टूटकर एक कमजोर बिल्कुल पाउडर जैसे मलबे में बदल जाती हैं। अच्छा, तो ये रातों रात नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं, ये लाखों सालों की प्रक्रिया है। तो शीयर जोन पहाड़ के अंदर एक छिपी हुई दरार की तरह होता है, जहां जमीन अपनी पकड़ बिल्कुल खो चुकी होती है। ये ऐसा है कि आप एक ठोस ईंट की दीवार में छेद नहीं कर रहे, बल्कि रेत और बजरी से भरे किसी बोरे के बीच में से सुरंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो सब कुछ भर-भरा कर नीचे आ जाएगा। एकदम सही। और इसके साथ ही स्रोत में IIT रुड़की के प्रोफेसर ML शर्मा की रिसर्च का भी जिक्र है। उन्होंने कैविटीज यानी गुफाओं के बारे में बताया है। पहाड़ों के अंदर गुफाएं? हाँ, पहाड़ों के अंदर अक्सर पानी के रिसाव के कारण चट्टानें अंदर ही अंदर घुल जाती हैं और वहां बड़ी बड़ी खाली जगह बन जाती हैं। तो जब सुरंग के ढांचे में रीप्रोफाइलिंग यानी बदलाव का काम चल रहा था, तो मशीनें शायद ऐसे ही किसी शीयर जोन या कैविटी के बहुत करीब पहुंच गईं। और वो कमजोर हिस्सा, वो वाइब्रेशन और दबाव झेल नहीं पाया। बिल्कुल, और नतीजा ये हुआ कि छत गिर गई और 60 मीटर का मलबा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ हम अपने उस पहले सवाल पर लौटते हैं, वो 41 लोग अंदर जिंदा कैसे बचे? ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि जहां मजदूर फंसे थे, वहां सिलक्यारा की तरफ से 2340 मीटर और बड़कोट की तरफ से करीब 1600 मीटर हिस्सा पहले ही खोदा जा चुका था। अच्छा, काफी जगह थी अंदर। हाँ, और सुरंग की ऊंचाई करीब 8.5 मीटर थी। तो यही वो पहलू था जिसने उन्हें बचाया। उनके पास करीब 2 किलोमीटर की खाली जगह थी। वाकई 2 किलोमीटर? हाँ, उनके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेचिंग रूम था। वहां हवा का एक सीमित लेकिन काफी बड़ा भंडार मौजूद था,
वो किसी छोटे से संकरे बक्से में नहीं दबे थे। इसी वजह से शुरुआती कुछ घंटों में उनका दम नहीं घुटा। बिल्कुल। और फिर जल्द ही एक कंप्रेस्ड एयर पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई। हाँ, स्रोत में जिक्र है कि एक 4 इंच का पाइप भी डाला गया था जिससे सूखे मेवे और चने वगैरह भेजे जाने लगे थे। सही बात है। तो सर्वाइवल का एक जुगाड़ तो बन गया था, लेकिन यहाँ से नैरेटिव रेस्क्यू की तरफ मुड़ता है। बहुत ज्यादा। 5 अलग-अलग एजेंसियों को लगाया गया, ONGC, SJVNL, RVNL, NHIDCL, मतलब पूरा सरकारी तंत्र लग गया था। योजना थी कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हर तरफ से ड्रिलिंग की जाए। हाँ, चारों तरफ से कोशिश हो रही थी। पर मेरे दिमाग में एक बात आई, और शायद स्रोत भी ये सवाल उठाते हैं। हमने बड़े प्रोजेक्ट्स में हमेशा टनल बोरिंग मशीन या TBM का नाम सुना है। हिमालय में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ये भूविज्ञान का एक बहुत ही अहम पहलू है। देखिए, TBM दुनिया भर में बहुत कामयाब है, लेकिन उनकी एक तकनीकी शर्त होती है। उन्हें आगे बढ़ने और जोर लगाने के लिए अपने चारों तरफ एक बहुत ही ठोस चट्टान का सहारा चाहिए होता है। ग्रिप बनाने के लिए। हाँ, अब हिमालय तो दुनिया के सबसे युवा पहाड़ हैं, सिर्फ 40 से 50 मिलियन साल पुराने। ये अभी भी बढ़ रहे हैं, तो इनकी चट्टानें बहुत अस्थिर और कच्ची हैं। मतलब अगर TBM को हिमालय की इन भुरभुरी चट्टानों में चलाया जाए तो उसे पकड़ ही नहीं मिलेगी। मशीन अपने ही भारी वजन से उस कमजोर जमीन में धंस सकती है। ठीक ऐसा ही होता है। इसलिए हिमालय में आमतौर पर ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड इस्तेमाल होता है, जहां छोटे छोटे छेद करके विस्फोट किए जाते हैं और मलबा हटाया जाता है। लेकिन जाहिर है वहां फंसे हुए मजदूरों के पास विस्फोट करना तो मतलब सुसाइड करने ऐसा होता। बिल्कुल आत्मघाती होता। इसलिए पूरी उम्मीद ऑगर मशीन पर टिका दी गई। वो विशाल ड्रिल मशीन है ना? हाँ, जिसके आगे पेंचदार ब्लेड लगे होते हैं जो मिट्टी को काटकर पीछे धकेलते हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि 15 नवंबर को वायुसेना के जरिए दिल्ली से एक भारी भरकम अमेरिकी ऑगर मशीन मंगाई गई थी, और शुरुआत में तो लगा कि बस अब चमत्कार हो जाएगा। वो 1 घंटे में 5 मीटर मलबा हटा रही थी। लेकिन फिर पहाड़ के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगीं। हाँ, और इसी बीच एक अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स भी वहां पहुंचे। अच्छा, हाँ, अर्नोल्ड डिक्स। उनके आने के बाद एक बड़ी कामयाबी ये मिली कि 20 नवंबर को मलबे के आर पार एक 6 इंच चौड़ा पाइप डाल दिया गया। वो पाइप वाकई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। उसी पाइप के जरिए पहली बार एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर भेजा गया। हाँ, जिसने बाहर सबको ये तसल्ली दी कि सब लोग सुरक्षित हैं। बिल्कुल। और उसी से पहली बार उन तक गरम खाना, जैसे गर्मा गर्म खिचड़ी पहुंचाई गई। क्या बात है। लेकिन वो ऑगर मशीन वाली कहानी तो बहुत बुरी तरह खत्म हुई। 25 नवंबर को वो भारी मशीन मलबे के अंदर ही टूट गई। क्या हम तकनीक पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गए? इतनी शक्तिशाली मशीन फेल कैसे हो गई वहां? देखिए, इसका कारण ये था कि ऑगर मशीन मिट्टी और चट्टान को काटने के लिए डिजाइन की गई थी, लोहे को नहीं। लोहा? सुरंग में लोहा कहां से आ गया? जब सुरंग ढही थी ना, तो उसके साथ लोहे के गर्डर, सरिये और मशीनरी का कुछ हिस्सा भी मलबे में दब गया था। तो जब मशीन के ब्लेड पूरी ताकत से घूमे और उस लोहे के जाल से टकराए तो वो मुड़ गए। अरे बाप रे। हाँ, और मशीन का पूरा सिस्टम ही मलबे के अंदर फंस गया। मतलब अब उस मशीन को बाहर निकालना खुद एक नया रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया था। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। करोड़ों की आधुनिक मशीनें, दुनिया भर के विशेषज्ञ, सब एक अस्थिर पहाड़ के सामने हार गए। और फिर समाधान वहां से आया जिसे सिस्टम ने खुद बैन कर रखा था। आप रैट होल माइनर्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, रैट होल माइनर्स, मुन्ना कुरैशी और उनकी टीम। हाँ, रैट होल माइनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें खनिक बहुत ही संकरे रास्तों से हाथों और छोटे औजारों की मदद से कोयला या मलबा निकालते हैं। NGT ने इसे असुरक्षित मानते हुए बैन किया हुआ है। लेकिन जब मशीनें अंधी होकर लोहे से टकरा रही थीं, तब वहां एक इंसानी दिमाग की जरूरत थी, है ना? बिल्कुल। मुन्ना कुरैशी जैसे 12 विशेषज्ञों की टीम ने वो काम किया जो मशीनें नहीं कर सकती थीं। उन्होंने उस 800 मिलीमीटर के छोटे से पाइप के अंदर रेंग कर प्रवेश किया। बाप रे, 800 mm, सोचकर ही घुटन होती है। हाँ, और जब वो लोहे के किसी टुकड़े से टकराते तो गैस कटर से उसे सावधानी से काटते और फिर हाथों से मलबा बाहर निकालते। ये वाकई इंसानी जज्बे की एक बहुत बड़ी मिसाल है। 28 नवंबर की शाम को उन्होंने आखिरी परत हटाई और 17 दिन बाद सब सुरक्षित बाहर आ गए। एक बहुत बड़ी राहत थी वो। मशीनें लोहे और पत्थर में फर्क नहीं कर सकती, लेकिन इंसान कर सकता है।
लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ी डरावनी भी हो जाती है। वो कैसे? अगर मजदूरों को बाहर से रास्ता बनाकर निकालना पड़ा तो इसका सीधा मतलब है कि सुरंग के अंदर से बाहर आने का कोई रास्ता था ही नहीं, कोई एस्केप रूट नहीं था। ये इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू है। देखिए, सरकारी गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट रूप से कहती हैं कि अगर कोई भी सुरंग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है तो उसमें एक आपातकालीन निकास या इमरजेंसी एस्केप पैसेज का होना एकदम अनिवार्य है। और ये सुरंग तो शायद 4.5 किलोमीटर लंबी थी, है ना? जी हाँ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक पीसी नवानी ने भी ये कहा है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बिना एस्केप रूट के बनाना पूरी तरह से अव्यवहारिक और खतरनाक है। स्रोत बताते हैं कि मूल योजना में ये एस्केप पैसेज शामिल था, पर निर्माण के दौरान वो गायब हो गया। बिल्कुल, अगर वो होता तो शायद मजदूर कुछ ही घंटों में खुद ही बाहर आ जाते। न 17 दिन लगते, न करोड़ों की मशीनें। लेकिन स्रोत एक और बात बताते हैं जो बहुत दिलचस्प है। सिस्टम अपनी इन कमियों को छिपाने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाता है। अच्छा, कौन सा तरीका? सब कुछ दैवीय प्रकोप पर डाल देना, भगवान की मर्जी बता देना। निर्माण कंपनी और स्थानीय लोगों ने सुरंग के बाहर एक छोटा सा मंदिर बना दिया, बाबा बौखनाथ का मंदिर। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। तर्क ये दिया जाने लगा कि निर्माण के लिए उनका पुराना मंदिर हटा दिया गया था, इसलिए ये बाबा का प्रकोप है। ये तो एक तरह की बचाव की रणनीति हो गई। बिल्कुल, और ये वही पैटर्न है जो 2013 की केदारनाथ त्रासदी के समय दिखा था। तब भी लोगों ने कहा था कि अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए धारी देवी के मंदिर को हटाना उस बाढ़ का कारण था। आस्था का अपना एक स्थान है, पर जब आस्था का उपयोग इंजीनियरिंग की कमियों और इन गायब एस्केप रूट्स को जायज ठहराने के लिए किया जाए तो ये खतरनाक हो जाता है। एकदम सही, पर एस्केप रूट का ना होना कोई इकलौती गलती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्थित समस्या का हिस्सा था। आप 4 धाम प्रोजेक्ट से जुड़े पर्यावरण संबंधी उल्लंघनों की बात कर रहे हैं। हाँ, स्रोत में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA का बहुत जिक्र है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। EIA एक बहुत विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ये बताता है कि निर्माण वाले इलाके की मिट्टी कैसी है, पानी का बहाव कैसा है, जंगल को कितना नुकसान होगा। और भारत के कानूनों के हिसाब से 100 किलोमीटर से लंबे किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए ये अनिवार्य है। पर इस 120 अरब रुपए के विशाल 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए कोई EIA नहीं किया गया। यही तो, और इसके पीछे जो कानूनी दांव-पेच खेला गया वो तो मतलब एक मास्टर स्ट्रोक था। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप पिज्जा खाने के गिल्ट से बचना चाहते हैं, तो आप उस पिज्जा को 53 छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और कहते हैं मैं पूरा पिज्जा कहाँ खा रहा हूँ, मैं तो बस बाइट्स ले रहा हूँ। ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है यहाँ। उस 100 किलोमीटर वाले नियम को बाईपास करने के लिए उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को 53 छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया। क्या जुगाड़ है? हाँ, तर्क ये दिया गया कि ये कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है ही नहीं, बल्कि 53 अलग-अलग हाईवे बनाए जा रहे हैं और उनमें से कोई भी 100 किलोमीटर से लंबा नहीं है। तो AI की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब ऐसे लूपहोल्स का इस्तेमाल होता है तो जमीन पर जो होता है वो डरावना है। स्रोत बताते हैं कि 2018 में सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून नाम के NGO ने NGT में शिकायत की। और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बिल्कुल, वहां पर्यावरणविद रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में 26 सदस्यों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई और सबसे बड़ा विवाद था सड़क की चौड़ाई को लेकर। हाँ, मार्च 2018 में सड़क परिवहन मंत्रालय की अपनी ही गाइडलाइंस थी कि पहाड़ों पर हाईवे की चौड़ाई 7 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 7 मीटर, पर वो 12 मीटर करना चाहते थे। इसके पीछे का विज्ञान स्लोप कटिंग से जुड़ा है। ये स्लोप कटिंग क्या होती है? पहाड़ों के लिए इतनी खतरनाक क्यों है ये? देखिए, जब आप पहाड़ पर सड़क बनाते हैं तो आपको पहाड़ का एक हिस्सा काटना पड़ता है। अगर आप 7 मीटर चौड़ी सड़क बना रहे हैं तो पहाड़ को थोड़ा काटना पड़ता है। ऊपर की चट्टानें सुरक्षित रहती हैं। लेकिन जब आप 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की जिद करते हैं तो आपको पहाड़ को बहुत गहराई तक काटना पड़ता है, अक्सर 45 डिग्री या उससे भी ज्यादा सीधे कोण पर। और हिमालय की चट्टानें तो वैसी कमजोर और भुरभुरी हैं, तो इतने तीखे कोण पर काटने से ऊपर का मलबा सीधा नीचे खिसकने लगेगा। ठीक यही होता है। रवि चोपड़ा और कमेटी ने इसी आधार पर 12 मीटर चौड़ाई का विरोध किया था। उनका तर्क था कि भूस्खलन का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। और मलबे का क्या? जो पहाड़ काटकर मलबा निकल रहा था, वो मलबा बिना किसी योजना के सीधे नदियों और इको सेंसिटिव जोन्स में फेंका जा रहा था, जैसे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और वैली ऑफ फ्लावर्स। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो रहा था। बाप रे!
तो जब रवि चोपड़ा ने सुप्रीम कोर्ट को ये सब बताया तो सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाईवे की चौड़ाई 7 मीटर ही रखी जाए। लगा कि विज्ञान की जीत हुई है। हाँ, लेकिन फिर नवंबर 2020 में इस पूरी कहानी में एक नया रणनीतिक मोड़ आता है। रक्षा मंत्रालय की एंट्री होती है जी। जो प्रोजेक्ट अब तक 4 धाम यात्रा के नाम पर चल रहा था वो अचानक से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीनी सीमा तक सेना भारी तोपों और मिसाइलों को पहुंचाने के लिए डबल लेन चौड़ी सड़कों की जरूरत है, क्योंकि चीन भी तो अपनी तरफ सड़कें बना रहा है। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क तो बहुत ठोस लगता है ना? उसे कोई नजरअंदाज कैसे कर सकता है? बिल्कुल, सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन स्रोतों में भूवैज्ञानिकों ने जो तुलना पेश की है वो इस तर्क का दूसरा पहलू दिखाती है। वो क्या? चीन जिस इलाके में निर्माण कर रहा है वो तिब्बती पठार है। वो एक उच्च ऊंचाई वाला समतल रेगिस्तान है, और सबसे अहम बात, वो एक बहुत पुरानी और स्थिर टेक्टोनिक प्लेट पर बसा है। अच्छा, मतलब वहां की चट्टानें कठोर हैं। हाँ, तो वहां सड़क बनाना पर्यावरण के लिए उतना अस्थिर करने वाला नहीं है। जबकि भारत की तरफ हिमालय है जो हमने पहले समझा क्रम्पल जोन है, तो तिब्बत के पठार और हिमालय की तुलना करना तो मतलब जमीन और आसमान के फर्क जैसा हो गया। यही कारण है कि हिमालय में अंधाधुंध कटाई के परिणाम इतने विनाशकारी होते हैं। लेकिन दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनुमति दे दी। और स्रोत बताते हैं कि इसी फैसले से निराश होकर रवि चोपड़ा ने कमेटी से इस्तीफा दे दिया और उनकी चेतावनियां सच साबित होने लगी। स्रोत के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। 600 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल साफ कर दिए गए, 56,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए। 2021 में इस प्रोजेक्ट के रूट पर 125 भूस्खलन हुए। 125 मतलब औसतन हर तीसरे दिन एक लैंडस्लाइड। हाँ, ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जोशीमठ का धंसना, बद्रीनाथ हाईवे का खिसकना और ये सिलक्यारा सुरंग का ढहना, ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक ही बड़े सिस्टमैटिक फेलियर के लक्षण हैं। बिल्कुल। विशेषज्ञ सालों से कह रहे हैं कि हिमालय इस भारी निर्माण का बोझ नहीं सह सकता। स्रोत में इसकी तुलना भोपाल गैस त्रासदी से भी की गई है। हाँ, वो भी बहुत विचारणीय है। भोपाल त्रासदी से पहले भी विशेषज्ञों ने बार बार कहा था कि गैस प्लांट में सब ठीक नहीं है, पर विकास और मुनाफे के शोर में उन चेतावनियों को दबा दिया गया। और आज हिमालय के मामले में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जब वैज्ञानिक चेतावनियों को इन कानूनी लूपहोल्स के जरिए नजरअंदाज किया जाता है तो प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है, और उसका तरीका बहुत विनाशकारी होता है। वाकई। तो इस पूरी गहरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? 41 मजदूरों का 17 दिनों बाद सुरक्षित बाहर आना बेशक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। उन रैट होल माइनर्स और सभी रेस्क्यू वर्कर्स के जज्बे को तो सलाम है, जश्न मनाया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सफलता हमें उस बुनियादी सवाल से ध्यान भटकाने का साधन नहीं बननी चाहिए। ये हादसा कोई दुर्घटना नहीं थी, एक बड़ी चेतावनी थी जिसे हमने अनदेखा कर दिया। अक्सर होता है कि हम सफलता की खबर याद रखते हैं पर उसके पीछे जो सिस्टम फेल हुआ उसे भूल जाते हैं। एकदम सही बात है। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जब हम पहाड़ों को काटकर चौड़ी सड़कें और सुरंगें बनाते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि इससे लोगों का समय बचेगा, सफर आसान होगा। विकास का यही तर्क होता है। लेकिन जब हम इन भूस्खलन के आंकड़ों को देखते हैं तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो समय हम इन शॉर्टकट सुरंगों से बचा रहे हैं, क्या उसी समय की कीमत भविष्य में लोगों की जिंदगी देके चुकाई जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अगली बार पहाड़ इस अंधाधुंध विकास के बोझ तले टूटेंगे और ये करोड़ों की मशीनें फिर से फेल हो जाएंगी, तो क्या हर बार हमें उस मलबे से बाहर निकालने के लिए मुन्ना कुरैशी जैसे लोग मौजूद होंगे? इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।